हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देखिए, हम पिछली क्लासेस में हमने बड़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस की, पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस की, फिर समझा कि डेमोक्रेसी में किस तरीके से रोल होता है अलग अलग दबाव समूह का। जो कल की क्लास थी हमने बहुत डिटेल में बात की कि प्रेशर ग्रुप्स और जो आंदोलन होते हैं उनको हमने समझा। और ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं वो बेसिकली उस मैकेनिज़्म को समझने का प्रयास है जिस मैकेनिज़्म से हमारी शासन प्रणाली गवर्न होती है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था गवर्न होती है। तो उसमें जो की एलिमेंट्स हैं उनका क्या महत्व है, तो हमने उसी आधार पे प्रेशर ग्रुप्स को बहुत डिटेल में समझा था। हमने समझा था कि किस तरीके से वो राजनीतिक निर्णयों को, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं उनको कैसे प्रभावित करती हैं, राजनीति की दशा दिशा को कैसे प्रभावित करती हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझा। लेकिन हमने साथ ही ये समझा था कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो विशुद्ध रूप से कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है। हमने इसको कल बहुत डिटेल में समझा था। राजनीतिक पार्टियों को प्रभावित करती है, उनसे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता ये कोई इनके राजनीतिक उद्देश्य होते हैं। हमने बड़े क्लियरली इसको समझा था कि दो मुख्य उद्देश्य हैं, या तो कोई निश्चित उद्देश्य लेकर कोई प्रेशर डाल रहे हैं सरकार के ऊपर, या जनसाधारण के हितों का ध्यान रख के आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इन सारी पिक्चर में हमने ये तो समझ लिया कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से हमारी इस शासन व्यवस्था में उसका कोई मतलब कोई रोल नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो बहुत प्रभावित करती हैं। तो हमको प्रेशर ग्रुप्स तो समझ में आ गए, दबाव समूह समझ में आ गए, लेकिन उसमें ये थोड़ी सी बात रह गई कि आखिर दबाव समूह और राजनीतिक पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, एसपी, तमाम सारी पार्टियां हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और ये क्या है असल में। तो आज की जो क्लास है हमारी वो उन्हीं राजनीतिक दलों की स्थिति को समझने का प्रयास होगी। मैंने ये बात पहले भी आपसे कही है कि बहुत सारी बातें जो हम आपसे इन क्लासेस में डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी को पढ़ने के माध्यम से, हम अपनी जनरली जो क्लासेस होती है उसमें ये सारी बातें नहीं डिस्कस कर पाते। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं ये सारी क्लासेस, और एनसीईआरटी पढ़ने का बेनिफिट भी यही है कि आप इन सारी बेसिक चीज़ों को क्लियर करते हुए चले। तो आज की क्लास इन्हीं राजनीतिक दलों की स्थिति पर होगी। मैं अरुण त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप देखिए, आज का छठा अध्याय है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। बिना वक्त गंवाए सीधे किताब पर चलते हैं, क्या कहती हैं ये। यहां लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती। अब देखिए, आप में से जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं की है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जरूर वो सारे वीडियोस आप देखिए, सब आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। इस पाठ्यपुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें। कितनी अच्छी भाषा है, आप देखिए, मतलब ये सीखने की ज़रूरत है और आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने व्यवहारिक ज़िंदगी में भी, एग्जाम में तो खैर बहुत ही ज़रूरत है ऐसी सुंदर भाषा की। ओके, तो ठीक है, खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में हमें दलों की जरूरत क्यों है, वाई वी नीड दीज पार्टीज, लोगों के लिए कितने दलों का होना बेहतर है, ठीक है, कितने दल चाहिए हमको। इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही ये देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। आइए, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। जाहिर है, जब जैसे ही राजनीति की बात कीजिए, यहां
अक्सर देखिए लोकतंत्र में सरकार जनता की बनती है और लोगों को लगता है कोई पार्टी शासन कर रही है। तो अपने आप में ये बड़ी विडंबना है। इस बात को आप सबको समझने की आवश्यकता है कि सरकार तो जनता की है, जनता की चुनी हुई प्रतिनिधियों की सरकार है, और हमको क्या महसूस होता है, फला पार्टी की सरकार है। तो यहीं से वो जैसे ही हम अपने और सरकार के बीच में गैप पैदा करते हैं, वहां से दिक्कतें आनी शुरू हो जाती। तो यहां यही बात कह रहा है कि राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही होता है। ठीक है, अगर आप देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी नहीं मालूम हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ न कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अब एक ये मोटी सी बात बताए कि जनरली आप अपने दूर दराज के इलाकों में, या दूर दराज क्यों, अपने आसपास ही देखिए आप, तमाम सारे हर दूसरा आदमी तो हमारे देश में राजनीतिक जानकार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर आप खास करके उत्तर प्रदेश बिहार से आते हैं तब तो वो ब्लड में ही राजनीति चल रही है। इतनी समझ होती है सबके पास, सारी चाय की दुकानों, पान की दुकानों पे राजनीति डिस्कस हो रही है। तो ऐसा नहीं कि उनको पॉलिटिकल साइंस की बड़ी जानकारी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को बहुत बढ़िया समझते हैं। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, लेकिन राजनीतिक दलों के बारे में अपनी आम राय रखते हैं। मोटे तौर पे उनको सब समझ में आता है कि ये पार्टी क्या चाह रही है, वो पार्टी क्या चाह रही है, कौन किसका पक्ष लेती है, कौन किसके विपक्ष में है। ये सारी बातें मोटे तौर पे सभी लोग समझते हैं। ठीक है, अच्छा, एक ज्यादातर चीजें क्या है कि जब राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज बात करें तो लोगों को लगता है यार कुछ ये नेगेटिव सी बात हो रही है, कोई इसकी जो छवि है वो राय अपनी बहुत अच्छी नहीं रखते लोग जनरली। ये किताब यही कह रही है। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वो दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। मतलब जनरली ये लोगों का मानना है कि हमारे देश में जो कुछ भी खराब है आज, वो इन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही है। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। यानी जो भी पार्टीशन है, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो दलीय जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पर, ठीक है, या राजनीतिक विभाजन, उन सब के लिए जिम्मेदार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को ही लोग मानते हैं। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है? अगर ये सारी दिक्कतें हैं तो क्या हमको वाकई ये राजनीतिक दल चाहिए? करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वो भी गिनती के, राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए? आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है। यह बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। ये राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं, उनकी जरूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। पहले क्या है समझ लेते हैं, फिर ये क्यों चाहिए इसके बारे में फिर बात करते हैं। यहां चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार पर लेखन पर रोक लगा दी। अच्छा, ये कुछ कार्टून के मैसेजेस हैं। अब आइए राजनीतिक दल का अर्थ है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग हो सकती है। यहां पहले इतनी सी बात को समझ लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं, राजनीतिक दल कोई अलग सी चीज नहीं है, हमारे ही आपके बीच में कुछ लोगों का संगठन है। ये लोगों का संगठन असल में करता क्या है? ये क्या करता है कि ये अपने आप को आपका प्रतिनिधि क्लेम करता है। ठीक है, कि हम आपका प्रतिनिधित्व करेंगे और हम प्रतिनिधित्व करेंगे और आपकी बातों को, जो आपकी समस्याएं हैं, उसके समाधान की कोशिश करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास ताकत हो। तो इसलिए वो हमसे ये अपेक्षा करता है कि आप हमें उन्हें वोट दें और उनको सत्ता दे दें। ये बिल्कुल वैसे ही कि आप तैयारी कर रहे हैं, सपोज यहां इस मार्केट में इतने सारे
संस्थान है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग टीचर अलग अलग एक्सपर्टीज के साथ पढ़ा रहे हैं, तो वो सारे लोग आपको ऑफर करते हैं कि साहब हमारे पास ये मैकेनिज्म है, ये व्यवस्था है, ये टीचर्स हैं, ठीक है, और हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम आपकी जो डाउट्स हैं उसको दूर करेंगे ताकि आपके सिलेक्शन में आसानी हो। आप सबकी बातें सुनते हो, आप जिससे भी कन्विंस्ड हो जाते हो, आप उसके पास पढ़ते हो, फिर उस चीज़ें फिर आगे बढ़ती हैं। राजनीतिक दल भी लगभग, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल कि जहां बहुत सारे लोग हैं, लोग अपनी क्षमताओं को आपसे बताते हैं, आप जिसकी क्षमताओं से प्रभावित हो जाते हो उसका चुनाव करते हो। वैसे ही जनता के बीच में से ही कुछ लोग आते हैं और वो आपको बताते हैं कि साहब मैं आपका प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता हूं, मुझे अगर मेरे पास सत्ता होती तो मैं आपके लिए ये करता, जिसको आप पार्टियों में मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के वायदे कहते हैं। तो आप जिनकी बातों से कन्विंस्ड हो जाते हैं उनको आप वोट करते हैं और उनके पास सत्ता आ जाती है। तो कहानी कुल मिला के जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कुछ और नहीं, हमारे ही आपके बीच के लोगों का एक संगठन है जो हमारे प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं। इसको बहुत आसान तरीके से ऐसे समझिए। सामूहिक हित, इसको लेकर सबकी राय अलग अलग हो सकती है। इस आधार पर दलों को यह समझने का प्रयास करते हैं, इस आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। यानी यहां एक बड़ी अच्छी चीज ये चीज बता दिया कि ये जो अलग अलग दल हैं ये असल में चूंकि हमारे ही द्वारा चुने गए हैं और कोई हम में से ही कोई किसी पार्टी को वोट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को वोट दे रहा है, तो इन पार्टियों से एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे लोगों के बीच में भी विचारधारा को लेके बहुत सारा बंटवारा है। ठीक है, कई सारे मुद्दों पे हमारी राय एक जैसी नहीं है। इस बात का भी अभिव्यक्ति इन दलों की वजह से हो जाता है। तो ये अपनी अपनी आइडियोलॉजी लेकर जाते हैं आपके बीच और आपको जिसकी आइडियोलॉजी समझ में आती है आप उसको चुनते हो। अच्छा, पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग या समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीति और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मोटे तौर पे कोई भी है, जैसे मान लीजिए अभी ये एक चंद्रशेखर जी हैं जो अपने आप को रावण कहते हैं और वो दलित हितों की बात लेकर जनता के बीच में है, चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मतलब वो पहले से ही क्लियर है कि नहीं साहब वो दलित हितों की बात कर रहे हैं, उनका झुकाव दलित हितों की तरफ है। लेकिन वो चुनाव सत्ता हासिल तब होगी जब उनको सभी लोग वोट करेंगे, तो वो अपनी बात रखेंगे जनता के बीच में कि उनकी क्या योजना है, वो उनके हाथ में पावर आते ही वो लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। अगर जनता उनकी बात से कन्विंस्ड हो जाती है तो उनको जरूर मौका देगी, नहीं होती है तो उनको फिर से इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो लेकिन अब कुछ लोग उनको वोट देंगे, कुछ लोग उनके विरोध में लड़ने वाले व्यक्ति को, कुछ लोग अलग दल को। तो ये लोगों के बीच भी जो मतभेद है, जो मतों का विभाजन है कि ये किसी विचारधारा के फॉलोअर्स हैं, किसी विचारधारा को मानने वाले हैं, वो भी क्लियर हो जाता है। अब यहां एक बात कह रहा है कि राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है नेता, कौन नेता है उसका। सक्रिय सदस्य कैसे, ऐसे सदस्य ये नहीं कि आपने केवल बस वो मिस कॉल दे के आप सदस्य हो गए, अरे ऐसे सदस्य जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा कि उनके समर्थक की संख्या या कैसे लोग हैं, ये सारी चीजें बहुत प्रमुख पहचान है किसी भी राजनीतिक दल की। राजनीतिक दल के कार्य राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। मतलब इनका काम बेसिकली क्या है कि जो भी पॉलिटिकल पोस्ट हैं जिसकी व्यवस्था हमारे संविधान के हिसाब से की गई है, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे, उन पदों को भरने का काम यहीं से होता है। यही राजनीतिक दल, चूंकि व्यवस्था लोकतांत्रिक है, शासक की भूमिका इनको निभानी है हमारे बेहाफ पर, हमारे प्रतिनिधि के रूप में, तो इनका मुख्य काम यही है कि जो ऐसे पदों की रचना है हमारे संविधान के हिसाब से, उन पदों को भरने के लिए जो
रॉ है, मतलब जो सोर्सेज है बेसिकली, वो यहीं से आते हैं, इन्हीं राजनीतिक दलों से आते हैं। ठीक है, ओके। अब ये दल कई तरह से काम करते हैं। पहला, दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा। आप देखिए, जनरली आप वो बातें पढ़ रहे हैं जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी आप ये सारी चीजें एक बार फिर से समझ के आप देखेंगे कि भाषा का किस तरीके से है, अभिव्यक्ति कैसे हो रही, और एक बार सुचारू तरफ से एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन चीजों को समझ के आपकी समझ बढ़ेगी। तो जरूरी है कि इसको आप बहुत ध्यान से समझें। तो राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देश जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। कहने का मतलब, कौन चुनाव लड़ेगा, इस बात को कौन निर्धारित करता है? वो कह रहा है अमेरिका जैसे देशों में लोग, मतलब क्या कहते हैं, जो समर्थक होते हैं उस दल के, ठीक है, जो फॉलोअर्स होते हैं वो और उसके कार्यकर्ता मिलके ये डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति को टिकट देना चाहिए, ये इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अच्छे से कर सकता है। तो वहां समर्थक और उस पार्टी के अनुयायी ही तय करते हैं कि इसको टिकट देना चाहिए। हमारे जैसे देश में, मतलब भारत जैसे देशों में क्या होता है कि इनका क्या कहते हैं, जो उम्मीदवार का चुनाव है ये दलों के नेता ही डिसाइड करते हैं। अब बीएसपी का टिकट लेना है, वो मायावती जी डिसाइड करेंगी किसको देना है, नहीं देना है। एसपी में लेना है, वो सपा प्रमुख डिसाइड करेंगे। बीजेपी में कोई और डिसाइड करेगा। मतलब जो बड़े नेता हैं, खास करके जो प्रमुख है, जिनकी पावर बहुत ज्यादा है, वही लोग डिसाइड करते हैं कि ये कौन चुनाव लड़ेगा। ठीक है, वो कई बार पैराशूट कैंडिडेट भी आ जाते हैं। पैराशूट कैंडिडेट का कहने का मतलब ये है कि कई बार उनका वहां से लेना देना भी नहीं है, लेकिन पार्टी उनको कहती नहीं, जाओ आप वहां से जाके चुनाव लड़ो। तो इस तरीके से कई बार जैसे फिल्म स्टार वगैरह को टिकट दे दिया, कहीं भी दे दिया, किसी भी जगह पे। तो ये सारी चीजें, कई सारे ऐसे लोग होते हैं तो जिनको, चूंकि हमारे देश में क्या होता है कि पार्टी का जो नेता होता है वो डिसाइड करता है कि उम्मीदवार कौन होगा। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक हैं, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चलती। आप देखिए ये क्या बात कह रहा है। यहां बहुत सीधी सी बात है कि हमारे देश को चलाने के लिए तमाम सारी पॉलिसीज की जरूरत है। उन पॉलिसीज के लिए जिन अथॉरिटीज की जरूरत है, उसके लिए जनता का समर्थन चाहिए। जनता के समर्थन के लिए जनता को कन्विंस करना जरूरी है कि वी आर कैपेबल। तो राजनीतिक दल उस हिसाब से तो आ जाते हैं, लेकिन आपको मालूम है अब किसी एक वर्ग के समर्थन से कोई सत्ता में आ गया, लेकिन समाज में तो मतभेद है, सब लोग अलग अलग चीजों की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी के डिमांड को पूरा कर पाना संभव नहीं होता, लेकिन पॉलिसी में सबका समन्वय जरूरी है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अभी आप इसका रोल और समझेंगे कि कैसे क्या ये काम करता है। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। ठीक है, पार्टियां यही काम करती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, अब भले ही अब पार्टी कोई पॉलिसी लेकर आई है, कई लोगों का उस योजना से मत विभेद है, वो एग्री नहीं करते उन सारी बातों पे जिस बात का क्लेम किया जा रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, लामबंदी करती हैं, तमाम सारे कैंपेन करती हैं, कोशिश करती हैं कि जनता को कन्विंस करे, और कई बार वो कर भी लेती हैं अपनी तमाम सारी पॉलिसीज के माध्यम से। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का रोल यहां से बढ़ना शुरू हो जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, तो क्या आपने समझा, यहां बहुत सीधी सीधी लाइन में लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। ठीक है, यानी मेरे विचार, मैं कुछ और काम कर रहा हूं, मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, अलग प्रोफेशन से जुड़ा हूं, कोई कहीं दूर दराज इलाके में है, वो अलग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे विचार कई मामलों में मिलते हैं और क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति का नजरिया अलग अलग है। मान लीजिए मैं अच्छे से कुछ चीजें एक्सप्रेस कर सकता हूं, कोई उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसके विचार कुछ ऐसे ही हैं। तो हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म कैसे मिल सकता है,
ये पॉलिटिकल पार्टीज वो मौका देती हैं। वो अपने फैलाव से वो मेरे जैसे, मेरे से भी ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों को जोड़ती हैं, और वो निचले लेवल के लोगों को भी जोड़ती हैं जिनके पास बहुत एजुकेशन नहीं है या वो बहुत मतलब उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उनको भी इन्वॉल्व कर देती। तो पॉलिटिकल पार्टीज लगभग मतों को एक सामूहिक सामूहिक अभिव्यक्ति का काम भी करती हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, फिर ये क्या कह रहा है, पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती। यानी आप देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकारें, आप देखिए कितनी खूबसूरती से चीजें लोगों का, अक्सर हमारी आपकी साइकोलॉजी भी होती है कि जो ताकत में रहता है हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो जो भी सत्ता में आती है, जो भी पार्टी, जो भी चीजें सत्ता में आके काम करती हैं, ठीक है, यहां इनकी राय से लोगों की जितना लोग इनका समर्थन रहेगा उतनी इनकी स्ट्रांग पोजीशन होगी। राजनीतिक दल के रूप में ये उन सभी के बीच एक समन्वय लाने का काम करते हैं तमाम सारे माध्यमों से, ठीक है। वो कोशिश करते हैं कि जो और लोग भी हैं वो भी, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट, उनके भी विचार, कुछ जो डिफरेंसेस हैं थॉट के, जो विचारों में विविधता है उसको भी दूर किए जाने के प्रयास किए जाएं। राजनीतिक पार्टियों के थ्रू ये कर पाना आसान होता है। और क्या होता है, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। ये तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट रूल टू मेक लॉज। कानून बनाने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। अब देखिए यहां क्या बात हो गई कि ये क्या कह रहा है कि लोकसभा राज्यसभा है, ये लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग दलों के लोग हैं। अब कोई प्रपोजल आया, कोई कानून बनने का प्रपोजल आया, जब हम ये संसद पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में इन सारे प्रोसेस को भी डिस्कस करते हैं। तो कोई भी एक कानून बनाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा गया, अब वहां पर उसके मत में या विपक्ष में डिस्कशन होता है। तो यहां पर चीजें क्या हो रही, अलग अलग पार्टीज के लोग हैं जो देश के अलग अलग भागों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसे में पूरे देश की जो मंशा है वो समझ में आनी शुरू हो जाती, ठीक है। सब उस कानून पर अपनी राय देते हैं। अगर वो बहुमत उसके पक्ष में आता है तो वो कानून बन जाता है, बहुमत उसके पक्ष में नहीं होता तो वो कानून नहीं बनता। तो ये चीजें को भी संगठित करने में ये जो राजनीतिक दल है उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। तो यहां पर क्यों इसका रोल ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर जो पॉलिटिकल जो ये लोग चुन के जाते हैं वो किसी न किसी दल के लोग हैं। निर्दलीय लोग भी चुन के जाते हैं, लेकिन आप देखिए जो भी आप स्ट्रांग पॉलिटिशियन को जानते होंगे जिसकी पोजीशन है वो किसी न किसी दल से ताल्लुक रखता है। ऐसे कम ही निर्दलीय लोग होते हैं जिनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो जो भी अपनी स्ट्रांग पोजीशन में वो किसी न किसी दल से ताल्लुक रखता है। अच्छा, दल में क्या होता है, दल में लगभग वो अपने पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी हैं, बाकी सदस्य उनके निर्देशों पर ही काम करते हैं। कई सारे क्या कहते हैं जो सांसद होते हैं, आप देखिए कई सारी चीजें वो मतलब समझ भी नहीं पाते। अनफॉर्चुनेटली व्यवस्था ऐसी है कि कई बार मान ली उनकी जानकारी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं। अब चंद्रयान मिशन वो चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, क्रायोजेनिक इंजन हमको चाहिए नहीं, बड़ी टेक्निकल चीजें हैं। या बजट जैसे मुद्दे, बड़ी टेक्निकल, जीएसटी जैसे मुद्दे जिसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, मार्केट, अकाउंटिंग, इन सब की बड़ी बेहतरीन नॉलेज चाहिए, तब जाके आपको जीएसटी जैसी चीजें समझ में आएंगी। तमाम सारे नेताओं की क्वालिफिकेशन वैसी नहीं होती कि उनकी टेक्निकलिटीज को वो समझ पाए, लेकिन फिर भी कानून बनाने के संदर्भ में उनके वोट का महत्व है। तो ये लोग वोट कैसे करते हैं, ये लोग देखते हैं उनके पार्टी अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं सब वोट डाल दो, सारे वोट डाल आते हैं। वो कहते हैं वोट मत करना, ये वोट नहीं करते। तो कई बारी ये सारी चीजें भी, यानी एक तरीके का लामबंदी करना। आप देखिए उस जो वो प्रतिनिधि था उसकी अपनी व्यक्तिगत समझ उस तरीके से नहीं थी जो किसी विषय की टेक्निकलिटी इसको समझ पाए, लेकिन पार्टी में अन्य लोग हैं जो इस बात को तमाम छानबीन करके, डिस्कस करके, एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर
वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि उनको इस कानून बनने का साथ देना है या नहीं देना है। तो ये निर्णय फिर वो निर्णय लेते हैं और फिर अपने सभी पार्टी के सभी सदस्यों को जो सदन में कहते हैं कि नहीं साहब आप लोग वोट दो या ना दो। तो आप देखिए ये राजनीतिक दल होने का एक कितना बड़ा फायदा ये हुआ कि ऐसा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसकी वो बहुत टेक्निकली साउंड नहीं है, मतलब वो किसी विषय की बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट को नहीं समझ पाता, लेकिन चूंकि वो इस दल का हिस्सा है तो उसको स्पष्ट निर्देश मिल जाते हैं कि व्हाट ही हैज टू डू, उसको करना क्या है। तो उसकी अपनी उपस्थिति बेईमानी नहीं होती, उसकी उपस्थिति का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है क्योंकि वो है तो अंततः जनता का प्रतिनिधि। तो दलीय राजनीति का एक फायदा ये भी बहुत ज्यादा है जो जनता को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, और क्या है? दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वह पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सकें। अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा संवैधानिक आधार पर भी समझने की जरूरत है। सरकार हमने कैसे समझा था, क्या होता है कि हमारे यहाँ संविधान ने ज्यादातर अधिकार दिए हैं राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति ये करेगा, वो करेगा, कानून बनाएगा, सजा माफ करेगा, इमरजेंसी लगाएगा, तमाम सारे मुद्दों पे राष्ट्रपति को संविधान के अधिकार है। लेकिन चूंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक स्टेट है हम लोग, तो ऐसे में होगा वो जो जनता चाहेगी। हमारे यहाँ कोई मोनार्क तो है नहीं, कोई राजतंत्र तो है नहीं कि राष्ट्रपति जो चाहेगा वही होगा, जो राजा है वही जो चाहेगा वो होगा। हमारे यहाँ है लोकतंत्र, तो होगा वो जो जनता चाहेगी। तो लेकिन संविधान ने सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी हैं और व्यवस्था लोकतांत्रिक है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से सारे काम नहीं कर सकता, जनता की मर्जी का ख्याल रखना हो। तो समन्वय कैसे हो, कोऑर्डिनेशन कैसे हो, राष्ट्रपति की पोजीशन भी बनी रहे और जनता की आकांक्षाओं का भी एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति होती रहे। तो इसके लिए क्या रास्ता अपनाता है संविधान? हमारा ही संविधान ये व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की सलाह से। ये हम कई बार समझ भी चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। तो मंत्री परिषद की सलाह से वो करेगा। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये सारे होते हैं, सबकी नियुक्ति वो करता है। अच्छा, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये कौन होते हैं? ये लोग होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको जनता ने चुनकर भेजा है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, मंत्री बनते वक्त, तो भी उनको 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ता है। तो असल में ये मंत्री कौन होते हैं? जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और ये जो तय करते हैं वही मतलब इन्हीं का जो समूह है वही सरकार कहलाती है और सरकार ही शासन का निर्वहन करती है। शासन असल में ये सरकार ही करती है राष्ट्रपति के आज्ञा से। तो ये जो सारी व्यवस्था है, इसमें इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीतिक दलों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। नियुक्त करने के लिए स्पष्ट योग्यता का उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में, तो किसको नियुक्त कर देगा? जो बहुमत दल का नेता होगा, यानी जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिला है वो अपना नेता जिसको कह देगी राष्ट्रपति, इसको प्रधानमंत्री बना देगा। तो बहुमत का अपने आप इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को समृद्ध करता है और ये सुचारू रूप से, बहुत आसानी से, व्यवस्थित रूप से करना आसान इसलिए है क्योंकि राजनीतिक दल इसमें इन्वॉल्व है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, और क्या कह रहा है? चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं, जिसको आप विपक्ष कहते हैं। ठीक है, सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वो अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखिए, यहां कई बार कोई ऐसी पार्टी जिसको जनता ने पर्याप्त बहुमत नहीं दिया, मतलब इतना बहुमत नहीं दिया कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी उपस्थिति का कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, भले ही वो इतने ताकतवर नहीं है कि सरकार बना सके, लेकिन फिर भी विपक्ष की भूमिका निभाने लगते हैं वो, और विपक्ष की भूमिका में आकर उनका रोल और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो सरकार की कमियों को हाईलाइट करते हैं,
जिससे सरकार उस पर सुधार करे और जनता के हित को सुनिश्चित करे। सरकार की कमियों को हाईलाइट करते हैं, जनता का ध्यान खींचते हैं, देखो देखो सरकार ने ये काम नहीं किया, कहा था पेट्रोल 30 रुपए होगा, नहीं हो रहा है, 100 पार हो गया, इतने सारे प्रोमिसेस किए थे, नहीं हुआ। वो उन सारी चीजों को याद दिलाती रहती है। और वो विपक्ष का ये लगातार काम करना जो सत्ता में लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि भाई अगर हमने जल्दी से ही कुछ काम नहीं किया तो फिर जनता हमको दोबारा मौका नहीं देगी, क्योंकि हम भी तो सत्ता में यही सब करके आए थे। और अब वो स्ट्रांगली इस बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये रूलिंग पार्टी के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट होता है कि वो कुछ ऐसे काम करे जो जनता के हितों को सुनिश्चित करे, और विपक्ष का काम यही है। तो लोकतंत्र की खूबसूरती आप देखिए कि जिसको जन समर्थन प्राप्त हो गया, जिसको बहुमत मिल गया, वो तो सरकार बना गया, उसको तो सत्ताधीश हो गया, वो सत्ता का नियंत्रण उसके हाथ में है। लेकिन जिसके हाथ में सत्ता का नियंत्रण नहीं है, वो उन नियंत्रण करने वालों को रेगुलेट करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपने ये प्रॉमिस किए थे, करो, आप जो गलतियां करोगे हम उसको हाईलाइट करेंगे, सबको बताएंगे देखो गलती किया। तो ये उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, और ये सारा माहौल मिलके अंततः जनता के ही फायदे को सुनिश्चित करता है। ये सब बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइज तरीके से हो सकता है इफ देयर इज पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज उस विपक्षी भावनाओं को भी लामबंद कर पाते हैं, गोलबंद कर पाते हैं, ये इनका महत्व है। और क्या है, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र, संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती। आप देखिए भी कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग सोशल इश्यूज को उठाती हैं, उनको हाईलाइट करती हैं। जैसे मान लीजिए बेरोजगारी मुद्दा है, उसको हाईलाइट करेंगे कि बेरोजगारी के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, ये संसाधन है, इनका ये इस्तेमाल होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जनता को भी इकट्ठा करना शुरू करती, एक राय बननी शुरू हो जाती, वो डिबेट करा देती हैं, बहस करा देती हैं। सरकार जो दावे कर रही होती है उन दावों पर भी बहस होती है, वो सही है, गलत है, क्या है, ठीक है। जिन जिन समस्याओं की बात सरकारें करती हैं वो समस्याएं क्या उचित हैं, अनुचित है, इन सब बातों पे डिबेट होना शुरू होता है। और इसका जो फायदा होता है, जनता के सामने चीजें ज्यादा क्लियर होती। तो भले ही जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो ये सब काम कर रहे हैं अपने हितों के लिए, मतलब वो चाहते हैं कि सत्ता पे उनका नियंत्रण हो, बट ऑब्वियस है वो तो, लेकिन इसके लिए जो वो प्रक्रिया अपनाते हैं, अब जैसे अखिलेश यादव जी हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार जब सरकार बने तो उनकी सरकार बने। तो उनकी सरकार बने इसके लिए वो क्या करेंगे, जो वर्तमान सरकार है उसकी कमियों को हाईलाइट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सरकारों की कमियां को तो उजागर कर ही रहा है, और ऊपर से फिर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो उनकी बात का जवाब देंगे। अब जिसकी भी बात से जनता कन्विंस्ड हो जाएगी, अगर वो सत्ता पक्ष के लोगों के बात से कन्विंस्ड हो, नहीं नहीं ये जो कारण बता रहे हैं वो जेन्युइन है, तो फिर वो कहेंगे नहीं नहीं सब आप ही कंटिन्यू करो। उनको लगेगा नहीं नहीं ये विपक्षी वाले ज्यादा सही बात कर रहे, ये गलती कर रहे थे, तो फिर वो उनकी बात सुनेगी। तो ये सारी चीजों को निर्धारित कर पाना आसान हो जाता है अगर पॉलिटिकल पार्टीज इसको ऑर्गेनाइज करती, ये एक बड़ा फायदा है। ठीक है, फिर अगला कारण क्या है कि दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उसके संपर्क साधना आसान होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, यहां सरकार के मान लीजिए टॉयलेट बनाने की स्कीम है, अब वो घर घर टॉयलेट बना कि नहीं बना, ये कई बार आसान हो जाता है अगर आप किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को पकड़िए, वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ही सही, लेकिन आपकी आवाज को वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन तक पहुंचाएगा। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर उस तरीके से जनता का दबाव नहीं होता, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जनता का दबाव नहीं है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो कौन है, वो तो है ही जनप्रतिनिधि, ठीक है। अगर उसने जनता से उसका जुड़ाव नहीं हुआ तो उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा, फिर वो स्ट्रांग पोजीशन में भी नहीं आएगा। तो कोई भी नेता जो अपनी इस पोजीशन न केवल पार्टी में, सरकार में स्ट्रांग रखना चाहता है, तो उसको जन समर्थन भी उसी तरीके से चाहिए।
अब जन समर्थन के लिए जरूरी है कि वो जनता के काम को ज्यादा से ज्यादा इंश्योर करे, मतलब उसको सुनिश्चित कराए कि उसका काम हो जाएगा। तो कई बार जो सरकार की योजनाएं होती हैं, उनसे मिलने वाले जो लाभ होते हैं, ये जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो एक्टिवली उसको जनता तक पहुंचाते हैं। तो लोगों को याद रहता नहीं, हमारे घर में टॉयलेट इसने बनवाया था, सिलेंडर इसके कहने पे आया, या हमारी बच्ची का एडमिशन इससे हुआ, हमको इतने पैसे इस योजना के तहत इसकी वजह से मिले। तो जब वो वोट डालेगा तो इन चीज़ों का ख्याल रखता है। तो ठीक है कि राजनीतिक पार्टियां, उसके कार्यकर्ता अपने हितों के लिए ये सारी चीजें काम कर रहे हैं, लेकिन इन सारे प्रयास में अंततः हित किसका हो रहा है, अंततः फायदा किसका हो रहा है, जनता का हो रहा है। तो ये सारे काम भी ऑर्गेनाइज रूप से इन राजनीतिक दलों के द्वारा ही हो जाते हैं, भले ही वो कोशिश करके सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास, यहां फिर क्या लिख रहा है, अच्छा, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे ये भी एक चीज समझिए, कई बार अफसर से जान पहचान बनाने से आसान होता है कि अपने इलाके के जो राजनीतिक कार्यकर्ता उससे जान पहचान कर लो, क्योंकि वो वेलकम करता है चीजों को, वो जितना लोगों को जानेगा उतना ही उसकी पोजीशन शक्तिशाली होती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि कई लोग दल पर पूरा विश्वास ना करते हुए भी उन्हें करीब मानते हैं। मतलब ठीक है, भले ही वो कई बार लगता है नहीं यार हमको इन पार्टियों से कोई लेना देना नहीं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना, लेकिन कोई काम कराना होगा तो वो अपने एरिया के जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि ये वो आदमी है जो हमारा काम करा देगा। भले ही उनका राजनीतिक दलों से चिढ़ हो, वो नहीं अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व करना चाहते हो, लेकिन जब काम कराने की बात आएगी तो वो ज्यादा आसान टारगेट है, बजाय कि वो डीएम से मिलकर अपने काम को, वो मुश्किल काम है, मुश्किल प्रोसेस है कि डीएम से अपॉइंटमेंट, वो पता नहीं क्या करेगा, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन जो इलाके का जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उसकी तो ये जरूरत है कि वो जनसंपर्क बनाए रखे। तो आपके लिए अपने राजनीतिक कार्यकर्ता से मिल पाना अपेक्षाकृत आसान होता है। तो भले ही आपकी कुछ भी अवधारणा हो राजनीतिक दलों के बारे में, लेकिन फिर भी आप उनसे संपर्क साध लेते हैं। ठीक है, दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि काम, इसीलिए देखिए चुनाव आते हैं तो कई बार वैकेंसीज निकलनी शुरू हो जाती हैं, तमाम सारे शिलान्यास शुरू हो जाते हैं, ताकि लोगों को लगता रहे कि भाई हम आपके लिए काम कर रहे हैं। अब आ जाइए राजनीतिक दल की जरूरत क्यों, हालांकि ये सब भी जरूरत का ही कारण पड़ रहे थे, लेकिन अब आइए राजनीतिक दल की जरूरत क्या है और क्या ये कह रहा है, इसको समझने की क्या कोशिश करते हैं। दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड के शुरुआत में पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए है। अच्छा ठीक है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। बात तो ठीक है, सवाल तो बहुत जेन्युइन है। आप देखिए कि आपने जो समझा कि ये जो सारा डेमोक्रेटिक एफर्ट्स, ये जो सारे एफर्ट्स हैं, ये जो राजनीतिक दल ये सब कुछ काम करते हैं, प्रश्न ये है कि क्या ये सारे काम इतने मुश्किल हैं, ये इतना टफ होता है किसी अन्य व्यक्ति के लिए कि बिना राजनीतिक दलों के ये नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या है, इस बात को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्यों नहीं चल सकता, दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उसकी जरूरत को समझ सकते हैं। तो दल चाहिए या नहीं चाहिए, इस बात को समझने के लिए हम ये पहले एज्यूम कर लेते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अपने आप चीजें बहुत क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी आपके पास। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, अब कोई एक अकेला आदमी यहां, अब एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए दीक्षांत ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे मालूम है कि यहां जो टीम है वो बहुत कैपेबल लोगों की टीम है। अब अगर मैं किसी विद्यार्थी से इंडिविजुअली मिलूं और वो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, तो मैं बड़े जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूं कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ जो कैपेबल लोग हैं वो आपको क्वालिफाई कराने में बहुत मदद कर देंगे। आपको आराम से चीज़ों, जो दिक्कतें हैं, आपके डाउट्स हैं, वो बहुत ईजिली दूर हो जाएंगे और आप क्वालिफाई कर लोगे। ये बात मैं इतने विश्वास से कैसे कह सकता हूं, क्योंकि हर विषय के एक्सपर्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं। ठीक है,
मान लीजिए काम मुझे अकेले को करना होता, तो अकेले को करना होता तो मैं आपको कहता भाई देखो सेकंड पेपर की तो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है कि आपका पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस ये सब मैं क्लियर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य पेपर भी तो आते हैं, वो कैसे होगा, उसके लिए अलग एक्सपर्ट्स की जरूरत है। तो मेरी डिपेंडेंसी अन्य एक्सपर्ट्स पर होगी, मैं पूरी परीक्षा क्वालिफाई कराने का दावा आपसे नहीं कर सकता, तो मेरी लिमिटेशन आ गई तमाम योग्यता होने के बावजूद। तो जो मेरा कॉन्फिडेंस आज इस संगठन के साथ है कि मैं दीक्षांत टीम की तरफ से आपसे प्रॉमिस कर दूं कि नहीं नहीं आईएएस क्वालिफाई करना इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कैसे कर पा रहा हूं, क्योंकि आई हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। लेकिन ये दावा मुझे अकेले को करना होता कि मैं अपने बल पे ये प्रॉमिस कर दूं, तो फिर इसमें डाउट था। इसी तरीके से जब सामाजिक कार्यों को करने की बात होती है तो राजनीतिक दल के रूप में हम एक तरीके से एक एक्सपर्टीज हर लेवल पे काम कराने की क्षमता आ जाती है, जबकि अकेले ये काम कर पाना ये मुश्किल है। अच्छा, सरकार को एक ऑर्गेनाइज शेप दे पाना, अब आप वही सोचिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के लिए कितना आसान है कि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। अब कोई बहुमत जैसी चीज नहीं, कोई की पार्टी नहीं तो बहुमत नहीं। अब कोई किसी एक व्यक्ति को वोट ना, एक व्यक्ति को पूरा देश वोट देगा, ये दिक्कत है। राजनीतिक दल के आधार पर तो बहुमत का सिद्धांत आसानी से काम कर जाता है, लेकिन कोई नॉर्थ इंडियन है, साउथ वाला उसको वोट देगा कि नहीं देगा, नॉर्थ ईस्ट के लोग वोट देंगे कि नहीं, ये सारे चैलेंजेस बने हुए रहते हैं। तो एक तो दिक्कत यही आ जाती है, सबसे पहली चीजें दिक्कत यही हो जाती, और इस तरीके से वो प्रोमिसेस नहीं कर पाएगा जो कलेक्टिव डेवलपमेंट के प्रोमिसेस होते हैं, वो कोई इंडिविजुअल नहीं कर पाएगा। इसके लिए जरूरत है हमें पॉलिटिकल पार्टीज की। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए काम के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे मैंने अभी अपना एग्जांपल दिया कि अगर मैं संस्थान की तरफ से प्रॉमिस करूं, अगर मेरे पास दीक्षांत में पूरी टीम है, तो मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आप आइए, एडमिशन लीजिए, आपके सिलेक्शन में बहुत सहूलियत हो जाएगी। मैं ये वायदा अकेले के दम पे नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको एक विषय में सुविधा दे सकता हूं, अन्य विषयों की चुनौतियां आपके पास बनी रहेंगी जो ओवरऑल आपके सिलेक्शन को प्रभावित करेंगी। तो ये भी जरूरी है कि यहां भी ऐसा ही है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने क्षेत्र के तो दायित्व ले लेगा कि ठीक है, हम इस इलाके के, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर हैं, तो यहाँ की गारंटी मेरी, लेकिन बाकी देश का क्या होगा। तो राजनीतिक दल इस तरीके से भी प्रभाव यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, और आ जाइए, हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वो देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कई बार इस तरीके के स्टेटमेंट आ जाते हैं, आपसे पूछता है कि करेक्ट है, नहीं है, क्या है, इस तरीके से भी स्टेटमेंट आ जाता है, आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहां ये क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा हुआ है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है, ठीक है। जब बहुत बड़ा समाज है तो सारे लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जैसे एक छोटा सा परिवार है, सबको शामिल कर लिया, बहुत बड़ा परिवार है, सबकी राय कैसे लेंगे। अब भारत जैसे देश में जहां इतनी विशाल जनसंख्या है, इतनी विविधताओं से भरी, सबको शासन व्यवस्था में सारे, पता है कोई ऐसा संसद तो नहीं बन सकती ना कि 1.25 अरब लोग आके बैठे। तो वहां अपने अपने प्रतिनिधियों से, अपने अपने क्षेत्रों को के प्रतिनिधियों को वहां भेजा गया। इस तरीके से जनता की जो प्रतिनिधित्व है वो जपती और प्रतिनिधित्व के की मदद से हम अपनी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए भी किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है, भारत जैसा, फिर एग्जाम्पल ले लिए, भारत जैसा विभिन्नताओं का देश जहां इतने सारे जटिल प्रश्न हैं कई मुद्दों को लेकर,
उनका भी प्रतिनिधित्व होना, हर तरीके के प्रश्नों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है, जो कि राजनीतिक दलों की से अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है। अच्छा, और क्या है, विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब हर क्षेत्र का अलग अलग प्रतिनिधि है, हर क्षेत्र का अलग अलग प्रतिनिधि है, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आए। जैसे यहाँ इस टीम में, दीक्षांत की टीम में इतने सारे टीचर्स हैं, ठीक है, लेकिन सब अलग अलग इंडिविजुअली हों तो हम फिर भी ये प्रॉमिस नहीं कर पाते। हम चीज, मैं मान लीजिए मैं कोई प्रॉमिस कर रहा हूं तो वो बाकी लोगों पर भी लागू हो जाए, हमारी टीम के लोग उसके साथ सपोर्ट में खड़े रहेंगे, नहीं सर आपने कहा है तो इसको करेंगे। तो ये कैसे संभव, जब हम एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में हम सारे एक्सपर्ट यहाँ इकट्ठा हों, ठीक है, ये सारे अलग अलग शायद वो भूमिका नहीं निभा पाएंगे। राजनीतिक दलों के साथ भी यही होता है कि पूरे देश में एक ही पार्टी से अलग अलग लोग आए हैं जो निर्वाचित होकर, अब उनको ऑर्गेनाइज कर पाना आसान होता है, उनके लिए नीतियां, उनके थ्रू चीज़ों को मैनेज कर पाना आसान हो जाता है। सोचिए सब अलग अलग दलों के होते, अब वो बात मान रहा है नहीं मान रहा है, एक कोऑर्डिनेशन ही इस्टेब्लिश नहीं हो पाता और हम किसी मसले के हल को कर पाने में हमको बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती। तो क्या समझा क्या जाना, इसको समझते हैं। राजनीतिक दलों की गतिविधियां दर्शाने वाले इन तस्वीरों का वर्गीकरण करें। ऊपर बताई गई गतिविधियों से संबंधित अपने इलाके की कोई तस्वीर या खबर की कतरन चुनिए। ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा अलग अलग लोग, ये महंगाई के खिलाफ शायद सिलेंडर सर पे रखा हुआ है, या कुछ इधर इस तरीके के अलग अलग जुलूस हैं। तो राजनीतिक लामबंदी कैसे मदद करती है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी हैं। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्याज और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन करती हुई। जहरीली शराब पीने से मरे व्यक्तियों के परिवारों को 1 लाख रुपए का चेक देते मंत्री। कोरिया की कंपनी पोस्को को ओडिशा से लौह अयस्क निर्यात करने की अनुमति देने पर राज्य सरकार के खिलाफ माकपा, भाकपा और ओजीपी और जदेस के कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए। तो ये सारे लोग किस तरीके से जनता के मुद्दों का प्रतिनिधित्व हो जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा आसानी से, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब आइए कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। अब ये क्या कहती है किताब, ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में मतलब लोकतंत्र में नागरिकों कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है, कोई भी, मतलब आप भी चाहें कुछ लोगों को इकट्ठा कीजिए और एक राजनीतिक दल बना लीजिए, तो कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं, ठीक है। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज्यादा है। यानी हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों की अगर संख्या की बात करें तो वो 750 से ज्यादा है। 750 से ज्यादा दल हैं हमारे देश में जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता, ठीक है। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना आवश्यक है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति। अभी क्या कह रहा है, 750 से ज्यादा तो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। क्या ये सभी उस स्थिति में है कि सरकार मैनेज कर पाए, सरकार बनाने की स्थिति में आ पाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये बहुत कम पार्टी होती हैं जिसमें देश की अधिकांश जनसंख्या विश्वास करती है कि ये हमारा प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। तो वही कुछ एक पार्टियां ही हैं जो कभी ये पार्टी कभी बी पार्टी, इस तरीके से अक्सर वो बदलती रहती हैं और सत्ता पे बनी रहती हैं। कई सारे देश जैसे चाइना, ये एक ही दल है, उसी का शासन चलेगा, वही डिसाइड करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। तो इस तरीके की भी व्यवस्थाएं होती हैं। राजनीति की नैतिक ताकत क्या है, व्हाट इज मॉरल प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये सारी चीजें थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं लेकिन आपको बहुत सारी बातें समझने में मदद करती हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित काल्पनिक कथा के पीछे प्रेरणा है श्री किशन पटनायक। 1930 से 1930 में पैदा हुए, 2004 में इनकी मृत्यु हुई। श्री किशन पटनायक, जिन्हें किशन जी के नाम से भी जाना जाता है, 1962 में इन्हें उड़ीसा के संबलपुर से सांसद चुना गया था। एक वैकल्पिक राजनीतिक ढांचा खड़ा करने की बात से किशन जी का क्या मतलब था?
सुधा, करुणा, शाहीन और ग्रेसी की बातचीत के क्रम में यह सवाल उठा, ये चारों महिलाएं देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे मजबूत जन आंदोलनों से जुड़ी हुई थी। ये चारों उड़ीसा के गांव में बैठी थी और जन आंदोलनों के भविष्य पर नए सिरे से विचार कर रही थी, और यहां उनको आंदोलन के रोज रोज के कामों की चिक भी परेशान नहीं कर रही थी। स्वाभाविक तौर पर बातें किशन जी की तरफ मुड़ी, जिन्हें देश भर की आंदोलनकारी जमातें अपना मित्र, राजनीतिक दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शक मानती थी। ये एक बैकग्राउंड बता रहा है कि कैसे कुछ महिलाएं हैं जन आंदोलनों के भविष्य पर चिंता कर रही है। किशन जी की अपनी एक पोजीशन है, जो देश भर के आंदोलन जो लोग भी करते हैं वो उनको एक तरीके से अपना फ्रेंड, गाइड सब मानते हैं। किशन जी का तर्क था कि जन आंदोलन के लोग चुनावी राजनीति में सीधी हिस्सेदारी करें, यानी जो लोग जन आंदोलन कर रहे हैं वो चुनाव में भी सीधा पार्टिसिपेशन करें। ऐसा ये क्यों कहते हैं? यह एक सरल लेकिन ताकतवर तर्क था। एक मुद्दे पर केंद्रित आंदोलन से जीवन के एक क्षेत्र में तो कुछ बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन अगर हम बुनियादी सामाजिक बदलाव या जीवन के किसी एक पहलू में बुनियादी बदलाव चाहते हैं, तब हमें एक राजनीतिक संगठन की जरूरत होगी। ठीक है, जन आंदोलन को राजनीतिक में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए कि आंदोलन तो किसी एक मुद्दे को आप उठा लेते हैं, उसके समाधान की बात करते हैं, लेकिन जब आप राजनीति में जाते हैं तो आपको विभिन्न मुद्दों पर काम करना पड़ेगा उतनी ही एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, फिर ये क्या कह रहे हैं कि जन आंदोलनों को राजनीति में एक नैतिक ताकत के तौर पर एक नया राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक तत्कालिक जरूरत है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अब यहां चीजें क्या, और इनका क्या कह रहा है कि जो भी आंदोलन कर रहे हैं और जो भी कहने का मतलब जो भी उभरती हुई मांग है जनता की, जो भी उभरते हुए लोग हैं, उनको राजनीति में सीधा इन्वॉल्वमेंट, अपनी प्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए, मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी प्रासंगिकता खो चुकी। ठीक है, कई बार ये आप भी महसूस करते होंगे कि हम किसको वोट करें, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, तो वोट की तो विकल्प नहीं है हमारे पास, है ना। अक्सर राजनीतिक दल के लोग भी यही बात कहते हैं, मोदी नहीं तो कौन, तो इस तरीके की बात होती। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके के प्रश्न बहुत खतरनाक होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि विकल्प हमेशा आपके पास उपलब्ध हो। तो जो ये जन आंदोलन से उभरे हुए लोग होते हैं, चूंकि वो जनता से सीधे प्रेरित होकर आए हुए, अगर ये लोग राजनीतिक दल बनाते रहेंगे तो विकल्प मिलता रहेगा जनता को, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा। ये किशन जी का तर्क है। उन्होंने कहा कि ये हमारी जरूरत भी है। ग्रेसी ने कहा, लेकिन किशन जी ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि यह संगठन कैसा होगा। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विकल्प या राजनीति में तीसरी शक्ति की बात की, पर क्या उनके ऐसा कहने का आशय एक राजनीतिक दल बनाने से था? ग्रेसी का मानना था कि पुराने ढर्रे का राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव लाने में समर्थ नहीं। तो यहां ये जो एक महिला कार्यकर्ता है ग्रेसी, वो कहती है कि वो क्या कह रहे हैं कि संगठन तो बना दे, लेकिन उसका राजनीतिक विकल्प के रूप में एक संगठन तो, मतलब एक राजनीतिक दल तो मिल जाएगा, लेकिन वो संगठन का स्ट्रक्चर क्या होगा, किन आधार पर चलेगा, क्या विचारधाराएं होंगी, ये सारी बातें उन्होंने स्पष्ट नहीं की। हालांकि वो इस बात से एग्री थी कि नहीं, सब पुराने जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। सुधा उसकी बात से सहमत थी। मैंने इस विषय पर कई बार विचार किया। मैं मानती हूं कि हमने आज तक विस्थापन, भूमंडलीकरण, जातिगत और लैंगिक उत्पीड़न या विकास के वैकल्पिक मॉडल के लिए जितने आंदोलन खड़े किए वे राजनीतिक ही हैं, पर जैसे ही हम कोई दल बनाएंगे हमारी इतने वर्षों की प्रतिष्ठा चौपट हो जाएगी, तब लोग हमें नेताओं से अलग नहीं मानेंगे। अब सुधा का कहना यह है कि भाई अभी तो हम बात कर रहे हैं जनहितों की, चाहे वो भूमंडलीकरण को लेकर हो, लैंगिक समानता को लेकर हो, पर्यावरण के मुद्दे, जो भी अलग अलग मुद्दे हैं उनको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं, जनता का हमको समर्थन भी मिल रहा है। जैसे ही हम राजनीति में आएंगे, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, जनता कहेगी नहीं नहीं ये भी तो उन्हीं नेताओं जैसे ही हैं, आके हमारा भावनाएं भड़काते हैं और अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं। करुणा ने बीच में ही कहा, फिर हमने ये भी देखा है कि मौजूदा दलों पर दबाव बनाकर भी काफी कुछ हासिल किया जा सकता है। हमने पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे। लोग हमारे काम का आदर करते हैं, वे हमें अच्छा भी मानते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो स्थापित दलों को ही वोट देते हैं।
इसने एक व्यवहारिक चीज बताई कि लोग भले ही हमारे काम की तारीफ करें लेकिन हमको वो सरकार के रूप में चुनना पसंद नहीं करते। ये अपने अनुभव से उसने बताया। शाहीन उनसे सहमत नहीं थी। उसने कहा देखिए बात बहुत साफ है, किशन जी चाहते थे कि सभी जन आंदोलन मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाए। हाँ, वे इस पार्टी को दूसरों से एकदम अलग रंग रूप में देखना चाहते थे। वे राजनीतिक विकल्प बनाने की जगह वैकल्पिक किस्म की राजनीति चाहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। राजनीति में विकल्प नहीं, इस राजनीति का क्या विकल्प है उसकी बात कर रहे। कहने का मतलब ये कि हो सकता है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक विकल्प है, ठीक है, तो मेरा विकल्प कोई अन्य टीचर हो सकता है। लेकिन अगर आप समूचा सिस्टम ही बदलना चाहते हैं, इस पूरे सिस्टम का ही विकल्प क्या होना चाहिए कि अगर इस तरीके से नहीं पढ़ाई तो फिर किस तरीके से, तो वो भी एक बड़ी चीज होती है। जब आप पार्टी के बारे में बात करते हैं, राजनीति के बारे में बात करें, तो वर्तमान राजनीति एक निश्चित दशा पे, एक निश्चित धर्रे से चल रही। अब वो ए पार्टी है, बी पार्टी है, कौन सी पार्टी है, तो पार्टी में ऐसा नहीं कि ए बी की जगह पे एक तीसरी पार्टी आ गई, वो भी इसी मैकेनिज्म पे काम करे, ये नहीं। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, क्या इस पूरे तरीके का ही विकल्प है, क्या इस पूरी राजनीति का ही विकल्प है? तो किशन जी के कहने का मतलब इसने ये निकाला कि नहीं, जहां जब राजनीतिक विकल्प की है तो उन नेताओं के विकल्प की, उन पार्टीज के विकल्प की बात नहीं हो रही, राजनीति में ही विकल्प लाने की बात हो रही है। यहां पे ध्यान देना, ये बात बहुत जरूरी हो जाती है। किशन जी अब इस दुनिया में नहीं है। इन चारों कार्यकर्ताओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उन्हें नया राजनीतिक दल बनाना चाहिए? क्या कोई राजनीतिक दल राजनीति में नैतिक बल बना सकता है? यह दल कैसा होना चाहिए? ये आपके लिए एक विचार के लिए प्रश्न दे दिया कि आप इस पर विचार करें। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था, अच्छा यहां इसी पिक्चर से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही शासन करने की अनुमति है। अब वो पीछे की चीज यहां कंटिन्यू हो रही है कि कुछ देशों में एक ही दल का शासन है। वही बता रहा था कि हमने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है, हालांकि कानूनी रूप से वहां भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है, पर वहां की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती। आपको मालूम है कि चाइना में, हमने ये डिस्कस भी किया था कि चाइना में पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का अधिकार तो है, लेकिन वो जिसको कम्युनिस्ट पार्टी परमिट करेगी। तो कहने का मतलब है कि चाइना में बस उसी एक दल का ही प्रधानता बनी रहती है, ठीक है। फिर यहां तो वहां किसी तरीके की कोई प्रतिद्वंदिता ही नहीं होती, इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल बना नहीं पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि ये लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। ऑब्वियसली एक ही चीज रहेगा तो मोनोपोली हो जाएगी, तो जब विकल्प ही नहीं रहेगा तो आपके पास चुनाव भी तो नहीं रहेंगे, आपको उसी में वही चुनना है। तो विकल्प नहीं है तो चुनाव किस बात का? तो वो लोकतांत्रिक भावना के अगेंस्ट है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए, साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। जाहिर सी बात है, इसी से तो अगर कंपटीशन रहेगा तो दलों में अगर इस तरीके की प्रतियोगिता रहेगी कि भाई जनता उनको क्यों चुने, तो वो जनता के लिए बेहतरी वाले योजनाओं पे ज्यादा काम करेंगे। वो ऐसी नीतियां बनाने की बात करेंगे या बनाएंगे जो जनता में संतुष्टि दे, क्योंकि जनता की ही संतुष्टि इनको सत्ता में बनाए रखने का माध्यम बनेगी। तो एटलीस्ट 2 राजनीतिक दल तो होने ही चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहां अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ऐसे ही 2 दलीय व्यवस्था वाला देश है, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात थी। अब आइए, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और 2 दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के गठबंधन के सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत जिसका एग्जाम्पल है, भारत में भी ऐसी बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। मतलब इससे क्या हुआ कि यहां मान लीजिए कुछ मुख्य दल है, मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी है, तो ये लोग मुख्य दल हैं, लेकिन और भी दल
कुछ क्षेत्रीय दल हैं वो अपना लोकल लेवल पर बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, अपनी क्षेत्रीय हितों की पूर्ति के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसे में उनकी पोजीशन अपने लोकल एरियाज में बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो मुख्य दल हैं ये क्या करेंगे, उनके साथ अलायंस करते हैं, ठीक है, अलायंस करते हैं, गठबंधन बनाते हैं। तो वो कांग्रेस यूपीए हो जाती है, बीजेपी एनडीए हो जाती है। तो ये एक अलायंस गवर्नमेंट है, उसमें लोकल इंटरेस्ट को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो अब जब ये सत्ता में आएंगे तो विभिन्न क्षेत्रों के हितों का ध्यान को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इन पार्टियों पे होती। और अब ये भी अलायंस, ये यूपीए और एनडीए, अब इनके बीच जब संघर्ष होगा, चुनावी संघर्ष, तो ये ज्यादा से ज्यादा जनता के हितों को ही ध्यान में रखेंगे, नहीं तो वो सत्ता में नहीं आ सकते। तो इससे जनहित बढ़ता है। तो ऐसी व्यवस्था हमेशा लोकतंत्र के लिए बेहतर होती है, शक्तिशाली बनाती है उसको। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है, ठीक है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे ही 3 प्रमुख गठबंधन थे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। ये तो उसी बात का एग्जाम्पल है। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती हैं और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती हैं, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो दोनों ही चीजें, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि चूंकि अलग अलग इंटरेस्ट के लोग इन्वॉल्व होते हैं पावर में, तो कई बार जहां किसी का इंटरेस्ट थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड होता है, जरा सा भी प्रभावित हुआ किसी का हित, तो वो अपना समर्थन खींचने की बात करने लगता है और सरकार के गिरने का डर हमेशा बना रहता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि सरकारें में स्थिरता हो। तो इस गठबंधन सरकार का जो एक ड्रॉबैक है उनकी स्थिरता को लेकर है कि पता नहीं वो स्थिर रहेंगी नहीं रहेंगी, लेकिन जो इसका मजबूत पक्ष है वो ये कि जनता के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। ये नेता गठबंधन जैसी चीज को कैसे बना संभाल लेते हैं, मुझे तो सारी पार्टियों के नाम तक याद नहीं रहते। तो इनसे कौन सी प्रणाली बेहतर? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। मतलब अगर आप ये पूछते हैं कि व्यवस्था कौन सी अच्छी है, तो उसका जवाब ये कि सवाल ही अच्छा नहीं है कि दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं होता। ये एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली, सभी चीजें अपनी भूमिका निभाती हैं। इससे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। क्या कह रहा है ये कि दलीय व्यवस्था होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये देश के हाथ में नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उस देश की अपनी सामाजिक स्थिति क्या है, उसका इतिहास कैसा रहा है, वो कैसे संघर्षों से जूझा है उसने या जूझ रहा है, ये सारी बातें, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि वो दल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ये एक पूरी एक क्रमागत तरीके से धीरे धीरे होने वाली चीजें हैं। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है। हर मुल्क और हर स्थिति में लोगों को एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं। जाहिर सी बात है, भारत में इतने देश कैसे, अब मान लीजिए जैसे कांग्रेस थी, शुरुआती दिनों में आई आज़ादी के बाद, तो चलो नया नया उत्साह था, देश अभी आज़ाद हुआ, हमारे पास विकल्प नहीं थे। लेकिन उनके शासन के दौरान जब ये महसूस किया तमाम सारे क्षेत्र के लोगों ने कि साहब हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उन्होंने उन लोकल लोग लामबंद हुए, क्षेत्रीय पार्टियां बनी, ठीक है, कि साहब हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्होंने अपनी डिमांड करनी शुरू की। तो उन डिमांड्स को प्रतिनिधित्व जिन दलों ने दिया, उनका जन्म हुआ, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए अलग अलग दलों का जन्म हुआ। तो बड़े सारे क्षेत्रीय दल फिर बने, फिर उनका संगठन बनना शुरू हुआ, अलायंस पार्टियां बननी शुरू हुई। पूरी एक प्रक्रिया है ये जो हमने हमारे देश में आज़ादी के बाद से अभी तक हासिल की है। क्या समझा क्या जाना, ये समझ लेते हैं। इसको कंक्लूड करेंगे तो समझेंगे कि दलीय व्यवस्था के बारे में हमने जो जाना उसे भारत के विभिन्न राज्यों पर लागू करें। यहाँ राज्य स्तर पर मौजूद 3 तरह की दलीय व्यवस्थाएं दी गई। क्या आप इन श्रेणियों के लिए कम से कम 2-2 राज्यों के नाम बता सकते हैं?
दो दलीय व्यवस्था, ऐसे कौन से राज्य हैं जहां केवल दो ही दल है, ये आपकी जिम्मेदारी है, फाइंड आउट कीजिए। दो गठबंधनों वाली बहुदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था, ये किन किन राज्यों में है, एक बार जब आप थोड़ा सा ये होमवर्क करते हैं तो तमाम सारी चीजें और इसी दौरान आप पढ़ लेते हैं, जरूर इसको कीजिएगा। राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, ये क्या चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहता है, अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संगठन से गुजर रहे संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखती। ठीक है, एक बड़ी व्यवहारिक सी दिक्कत है ये, कि ये कह रहा है कि राजनीतिक दल बड़े क्या कहते हैं, ये संकट से गुजर रहे हैं, जनता इनको बहुत सम्मान से नहीं देखती। आपकी देखिए, हमारी अपनी राय इन राजनीतिक दलों के लिए बड़ी अच्छी नहीं होती कई बारी, क्योंकि उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि ये बात अधिकांश रूप से ही सही है। बड़े नमूनों पर आधारित कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि ये क्या बताते हैं, जो सर्वेक्षण है वो क्या बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर एकदम बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों से काफी ज्यादा था। मतलब ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि हमको दलों पर थोड़ा भरोसा है, उनसे कई ज्यादा संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो ये कहते थे नहीं साहब, हमको किसी दल पे कोई भरोसा नहीं है। चूंकि दलों की जो इमेज, इन पॉलिटिकल पार्टीज की जो इमेज है जनता के बीच में, वो बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि उसके ऑब्वियस कारण है बहुत सारे, लेकिन अभी हम इनकी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें जन भागीदारी की बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में इसको समझने की आवश्यकता है। यही बात ज्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। इतने फायदों के बावजूद भी, चूंकि वास्तविक स्थिति, व्यवहारिक स्थिति, कई सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं जिसमें जिससे पता चलता है कि लोग जिन पॉलिटिकल पार्टी से बहुत कम भरोसा करते हैं। बहरहाल, राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा है। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया है। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इसी अवधि में बढ़ा है। तो ऑल्दो कि हमारा बड़ा भरोसा नहीं होता इन पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन डाटाज ये बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ी। आप भी देखिए, गाड़ियां लोग लगातार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे लगा के, भले ही वो सक्रिय सदस्य ना भी हो तो भी पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे लगा लेते हैं। कई बार अपने घरों पे लोग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग झंडे लगा लेते हैं। तो ये बताने के लिए कि साहब हम इस पार्टी के से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर जो पावर में रहती है उसी पार्टी के लोग होते हैं, तो जुड़ाव बढ़ा है, ऐसा डाटास बताते हैं। फिर यहाँ कुछ ये कार्टून है, ये सारे डाटास हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा इसको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए, व्हाट इज नेशनल पार्टीज, ये जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो क्या होते हैं। राष्ट्रीय दल विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में 2 तरीके के राजनीतिक दल हैं। संघीय इकाइयों में से किसी एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति। अब इसको क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है, इसको समझते हैं। ये कह रहा है विश्व में संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में 2 तरीके के राजनीतिक दल हैं। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। पहला, संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल। संघीय इकाइयों मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, तो या तो ये पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी या स्टेट गवर्नमेंट में होगी, ठीक है। और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल, ठीक है। हो सकता है कोई सेंट्रल में भी हो और स्टेट में भी हो, ठीक है। जैसे बीजेपी है, सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है, कांग्रेस है, सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है, इस तरीके से। तो कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। यानी ऐसी पार्टी जो पूरे देश से अपने प्रतिनिधित्व का दावा करती हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, नेशनल पार्टी कहते हैं। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती हैं।
मतलब जैसे बीजेपी का एग्जांपल ले लीजिए, बीजेपी की ब्रांच लगभग हर स्टेट में है, उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनका अपना प्रतिनिधित्व तय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे इसका निर्देश यहाँ दिल्ली से जारी हो जाता है। मतलब जो भी हर पार्टी के साथ ऐसा ही होता है कि पार्टी का जहाँ मुख्यालय है वो पूरे देश में अपनी पार्टी की जितनी ब्रांचेज हैं उनको निर्देश देते हैं। तो ये पार्टियां जो पूरे देश के प्रतिनिधि होने का दावा करती हैं वो क्या होती हैं, वो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी कहलाती हैं। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। अब ये सब बहुत बेसिक जानकारी हैं जो जनरली हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस में नहीं स्टडी कर पाते, आप इसको समझ लीजिए, यही मौका होता है। तो देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना है। अगर आपने कोई पार्टी आपने भी बनाई तो पहली जरूरत क्या होगी कि इलेक्शन कमीशन में जाके उसको रजिस्ट्रेशन उसका कराइए। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। यानी ये जो फैसिलिटेशंस देता है निर्वाचन आयोग, वैसे तो वो सभी को समान मानता है, लेकिन चीजें क्या हो रही हैं, समान मानता है लेकिन फिर भी कुछ बड़े दलों को वो कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। हर पार्टी को एक इलेक्शन, मतलब एक जो इलेक्शन का सिंबल होता है, चुनाव चिन्ह, जैसे बीजेपी का कमल का फूल है, कांग्रेस का हाथ का पंजा है, तो वो चुनाव निशान देता है जो उस पार्टी को में रहने वाले कार्यकर्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। ठीक है, तो क्या मान्यता प्राप्त दल के लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन के रेगुलेशंस होते हैं, कितने % वोट पाना पड़ेगा आपको, तब आपको रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त पार्टी कहेंगे। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, यानी मान्यता प्राप्त दल कब कहा जाएगा, जब टोटल वोटिंग में उसको एटलीस्ट 6% वोट मिले हो, 1/6 वोट मिले हो और कम से कम 2 सीटों पर उसने विजय प्राप्त की हो, तब जाके उसको मान्यता प्राप्त सीट कहा जाता है। तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में, मतलब अब जब से उसने 2 सीट जीत ली, ठीक है, या एटलीस्ट उसको 1/6 वोट मिल गया, तो उसको उस राज्य में कहा जाएगा कि साहब ये मान्यता, लोगों की मान्यता इसको मिली हुई, ये मान्यता प्राप्त दल है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। यह सवाल कम से कम 2 या 3 पीसेस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाता है निम्न कथनों में से सत्य कथन छांटिए, सेम स्टेटमेंट उठा के यहां से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा। फिर से समझिए, क्या समझा आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपको अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में, ठीक है, लोकसभा हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा चुनाव में कुल मतलब जो पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों में, या तो लोकसभा के चुनाव में सारे वोट के 6% हो, या राज्य के विधानसभा में एटलीस्ट 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% हासिल करता है, ठीक है, और लोकसभा चुनाव में साथ में या तो लोकसभा चुनाव में 6% या 4 राज्यों के चुनाव में 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करता है, और तो उसे जाके राष्ट्रीय मान्यता मिलती है। यानी राष्ट्रीय पार्टी कहने के लिए क्या शर्त होगी, ये टेक्निकल चीज है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि कोई भी पार्टी राष्ट्रीय दल है कि नहीं, वो राष्ट्रीय पार्टी नेशनल पार्टी है कि नहीं, इसके लिए जरूरी क्या है, ये लोकसभा चुनाव में और कम से कम 4 राज्य विधानसभा चुनाव में टोटल वोटिंग का 6% मिले, एक बात, प्लस कम से कम 4 सीटें उसकी होनी चाहिए लोकसभा में। अगर ये कंडीशन कोई दल पूरा करता है तो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। क्लियर है? ओके। भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता कैसे प्रदान की जाती है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा, वहां पूरी प्रक्रिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल मत जाइएगा इस काम के लिए, ठीक है। आपको जानने की जरूरत नहीं है, जब आप कोई पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे तब आप अपने आप चले जाएंगे, लेकिन एग्जाम की तैयारी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जानने की आवश्यकता नहीं है। कई इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए वेट कर रही हैं, उसको जानने की ज्यादा जरूरत है। इस वर्गीकरण के हिसाब से 2019 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें, ठीक है। थोड़ी चीजें आप जान लेते हैं, हालांकि ज्यादातर चीजें आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन ले लें फटाफट। ये मैं बिल्कुल पढ़ते हुए चला जाता हूं क्योंकि आप इन सब चीजों में ज्यादा चीजें जानते भी हैं। ये जनवरी 1900, ये बात हो रही है तृणमूल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की। ये जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। इसमें 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। पुष्प और तृण, तृण मतलब तिनका, एक घास का तिनका। तृण पार्टी का प्रतीक है, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध है। मतलब इनके ये है कि साहब ये फेडरल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और ये सेक्युलर है। 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी इनकी उपस्थिति है। 2019 में हुए आम चुनाव में उसे 4.07% वोट मिले और 22 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बहुजन समाज पार्टी स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में बनी थी 1984 में। बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, इनके लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास करती हैं। दिल्ली, पंजाब और में भी ये पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। तो ये कुछ पार्टियों के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये आप जानकारी ले लीजिएगा। इसके बारे में तो क्या ही डिस्कस करना। ये अलग अलग पार्टीज हैं जो नेशनल पार्टीज हैं, उनके बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, आप इसको पढ़ लीजिएगा जानकारी के लिए। अब आइए, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, रीजनल पार्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। ये जो रीजनल पार्टीज हैं, इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त की। यानी पार्टियों को 2 तरीके से कैटेगराइज किया, एक नेशनल पार्टी, दूसरी रीजनल पार्टी। नेशनल पार्टी के लिए शर्त आपने समझ ही लिया कि लोकसभा में एटलीस्ट 4 सीटें होनी चाहिए और 4 राज्य विधानसभा में, और लोकसभा में एटलीस्ट टोटल मतों का 6% तो चाहिए ही चाहिए। ऐसी कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो जाएंगी। 7 पार्टियों का उल्लेख आपने समझा जिसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त है, और जो पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां नहीं है वो सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर यह जरूरी नहीं कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, पर उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है, ठीक है। कई सारी पार्टियां अपने आप को पूरे देश का प्रतिनिधि होने का दावा करती हैं, लेकिन वो टेक्निकलिटीज पूरी नहीं कर पाती, ठीक है। वो कट ऑफ पूरा नहीं हो पाता, इसलिए ये नेशनल पार्टी नहीं बन पाती। मतलब उनका लोकसभा में या अन्य राज्यों में उस तरीके से वोटिंग नहीं मिल पाता, या सदस्य उतने नहीं हो पाते। तो यहां इसलिए विजन तो इनका नेशनल है, लेकिन नेशनल पार्टी का, लेकिन चूंकि वो कंडीशन इन्होंने फुलफिल नहीं की, इसलिए चुनाव आयोग इनको क्षेत्रीय पार्टी ही कहता है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयां हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए। आप देखिए किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के समय सरकार चली, या मतलब वहीं से गठबंधन को एक बढ़िया तरीके से चलाने की शुरुआत हुई। बढ़िया तरीके से उन्होंने मैनेज किया, कैसे वो कभी जयललिता को, कभी ममता बनर्जी को अपने साथ जोड़े रखने में वो सफल रहे। तो लोकल पार्टीज, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो रीजनल पार्टीज, उनका वर्चस्व बढ़ा पिछले कुछ समय में। 1996 के बाद लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र और मजबूत हुए। इन दलों के ब्यौरे के लिए अलग पृष्ठ का नक्शा देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, आपने फेडरलिज्म पढ़ा था पिछले टॉपिक में, अभी हम आगे एक बार और 11वीं क्लास में फेडरलिज्म फिर से पढ़ना है, अलग संदर्भों में और डिटेल में। तो जो संघवाद समझा था, कैसे
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन उतनी ही स्ट्रांग तरीके से हो, उसमें इन क्षेत्रीय पार्टियों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये पूरे नक्शे में बंटवारा है रीजनल पार्टीज का, जरूर देख लीजिएगा इसको। अब आइए राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां क्या हैं। हमने देखा है कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण है। चूंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएं। ठीक है, ये देखिए कितनी कितनी बढ़िया बात है ये, कि चूंकि लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप ये पार्टी ही है, और यही दिक्कत है, यही वजह है कि अगर लोकतंत्र में कोई कमी आती है, लोकतंत्र में कोई चुनौती आती है, तो आप उसको पार्टी की चुनौतियों के रूप में कंसीडर कीजिए। ठीक है, पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज की 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रहती है। देखिए बहुत जरूरी चीजें हैं ये। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से संगठन बैठकें होती हैं। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते, कार्यकर्ताओं से वो सूचनाओं साझा नहीं करते। ये व्यवहारिक दिक्कतें कि एक पार्टी बन गई, वो कुछ लोग हैं वही डिसाइड करते हैं। ये कोई बहुत राष्ट्रीय बैठक नहीं करते जिसमें सभी सदस्य इन्वॉल्व हो, बस एक डिसीजन लिया और वो सूचना प्रेषित कर लेते हैं, सारी कार्यकर्ता इसी के अनुसार काम करें। तो इससे लगता है कि कुछ लोकतांत्रिक चीजों में यही लोकतंत्र, या कई बार मेरा बेटा है तो वही इस सीट से चुनाव लड़ेगा, इस तरीके की चीजें, जो परिवारवाद की बात होती है, ये सारी चीजें भी दिक्कत, चैलेंज के रूप में आती हैं। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास ना तो नेताओं से जुड़े फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है, ना ही कोई और माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। चूंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे सहमत होते हैं उसका पार्टी में टिके रह पाना, मतलब जो उनसे सहमत नहीं है पार्टी में नहीं टिक सकते, जाहिर सी बात है। आप देखिए, मान लीजिए बीजेपी का एग्जाम्पल लीजिए, देश भर में उनके कार्यकर्ता हैं। अब नेताजी ने वहां कुछ बोल दिया, वो कह रहे नोटबंदी अच्छी है, उसको कहना पड़ता है अच्छी है। वो पूछो क्या अच्छा ही हुआ, क्या फायदा हुआ, कह रहा कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है अब वो नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है। तो अक्सर कार्यकर्ता की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाती, वो चीजें बोल नहीं पाता, बता नहीं पाता। अब कोई डिसीजन लेना हो, उसके पास पर्याप्त आधार नहीं होते। अच्छा, जन आकांक्षाओं को वो कार्यकर्ता देख रहा है कि है जनता के बीच में क्या नाराजगी, किस बात को लेके, और जो शीर्ष नेतृत्व है वो कुछ और बात कह रहा है। तो कई बार ये कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर अपने लोकल लेवल पर डिसीजन लेने का अधिकार इसको हो जाए तो ये ज्यादा लोकतांत्रिक हो जाएगा। तो जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पार्टियां लड़ रही हैं, उन पार्टियों में लोकतंत्र ना होना, ये भी लोकतंत्र की चुनौती है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझने की जरूरत है। अच्छा, और क्या है, यहां एक इमेज है किस तरीके से एक नेता सबको पुपेट की तरह, कठपुतली की तरह मैनेज कर रहा है। अब आइए, मुश्किल पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये आप अभी ब्यूरोक्रेसी के भी जब चैलेंजेस पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि कई बार आप मान लीजिए कोई किसी दल से जुड़ा, मान लीजिए आप बीजेपी से जुड़ते हैं राजनीति, उसकी विचारधारा को लेकर, लेकिन अब पता चल रहा है विचारधारा तो अलग चीज है, वो छोड़ो, जो आपका लीडर है आपका, उससे कितनी बनती है। आपकी पार्टी में पोजीशन इस बात से निर्भर नहीं होगी कि आपकी विचारधारा के प्रति कितना समर्पण है, वो इस बात से निर्भर है कि जो उच्च पदाधिकारी हैं उनसे आपका संपर्क कितना अच्छा है। यानी इस संस्था को बेहतरी के लिए क्या जरूरी है कि मैं एक टीचर के रूप में अपनी परफॉर्मेंस को ठीक रखूं, उसको रेगुलर संवारता रहूं। सभी टीचर्स ऐसा ही करें, ना कि मेरा सारा प्रयास इस बात पे हो कि जो अपर अथॉरिटीज हैं उनसे मेरे रिलेशंस कैसे हैं। तो अगर इस बात पे फोकस करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से संस्था की गुणवत्ता में कमी आएगी। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, अगर उसके जो कार्यकर्ता हैं वो अपने विचारधारा पर टिके रहने की बजाय वो अपने उच्चाधिकारियों से अपने रिलेशंस को मजबूत करने का प्रयास करेंगे तो ये व्यवस्था में चोट पहुंचाएगा। ये एक दिक्कत है।
ठीक है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों, यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। मतलब परिवारवाद वाली बात जो हमने बात की, ये दल के अन्य सदस्यों के साथ एक तरीके का अन्याय है। जो कार्यकर्ता हर मौसम में, हर परिस्थिति में आपके साथ है, कई बार जब अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, चुनाव लड़ने की बात आती है, पता चला नेताजी के बेटे चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, वो अभी तक इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ रहे थे, अब आए हैं, अब वो चुनाव लड़ेंगे। जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा है उसको मौका ही नहीं मिल पाता। इस तरीके से ये एक तरीके का अन्याय हुआ। ये बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। ये प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों के सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है, और ये एक बड़ा चैलेंज है। आप देखिए, कई बार जब आप लोकतांत्रिक चुनौतियों की बात करते हैं या जब आपसे सुधार की बात की जाती है, तो इस बात को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। जिसको कहते हैं पैराशूट लैंडिंग किया, ऊपर से कहीं आ गए कि नेताजी मंत्री हैं, अब वो उनका बेटा कहीं इंग्लैंड अमेरिका से पढ़ के आया, अलग माहौल में रहा है, और चूंकि वो नेताजी का मंत्री है, उनके उत्तराधिकारी के रूप में आ रहा है, उसको नेताजी की सारी शक्तियां उसके साथ लगी हुई हैं, सारे कार्यकर्ता भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये आगे महत्वपूर्ण पदों पे, वो निचले लेवल पे अभी उसने काम नहीं किया, उसने जन संघर्ष नहीं किया कभी, तो वो जनता का कितना अच्छा प्रतिनिधि होगा, इस बात को लेके डिस्कशन हो सकता है। क्या वो समझ पाएगा, नहीं समझ पाया, उसकी परवरिश कैसे माहौल में हुई, क्या वो जानता भी है कि नहीं जो जिस ग्राउंड लेवल की समस्याएं क्या है। तो ऐसे में चीज़ों का दिक्कत में आना ये बड़ा स्वाभाविक है। तो यहाँ एक ये समस्या बनी, और ये हमारे लोकतंत्र में भी समस्या पैदा करता है। तीसरी चुनौती दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। चूंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करती। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती हैं जिनके पास काफी पैसा हो या जो पैसे जुटा सके। जाहिर सी बात है कि अब चूंकि चुनाव जीतना एक बड़ा, आपको ताकत में रहना, चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। अब चुनाव जीतने के लिए मान लीजिए है, कहीं लगता है कि इस इलाके के वोटर्स ऐसे हैं जिनको पैसे दे के खरीदा जा सकता है, उनको कुछ शराब पिला दो या कुछ कपड़े दे दो या कुछ, मतलब पैसे उनके ऊपर खर्च कर दो, वो वोट आपको दे देंगे। तो ऐसे में सोचिए, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, अगर उसका बहुत पैसा है, वो तो यूं जीत जाएगा, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लेगा और फिर सत्ता में आते ही सबसे पहले अपने पैसे मैनेज करेगा। या हो सकता है कई जगह ऐसे, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अगर कोई दबंग आदमी है, वो वहां के लोगों को डरा धमका के उनके वोट को प्रभावित कर सकता है, तो वो भी बड़ा महत्व, सीट तो पक्की हो गई जो ओवरऑल उनकी पार्टी की जीत को तय करेगी। तो कई बार वो बाहुबली लोगों को वोट दे देते हैं कि आप तो डरा धमका के भी वोट ले लोगे। तो इस तरीके की चीज़ों का जब इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो पैसा या इस तरीके के बाहुबली लोग, तो ये पूरी व्यवस्था में एक दिक्कत पैदा करते हैं। चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी सीटें कंफर्म करनी होती है, इसलिए वो ऐसा चीज़ों को करने से परहेज नहीं करते। ये कुछ चैलेंजेस हैं। किसी पार्टी को ज्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों को और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो बहुत पैसे दे के जाएगा, वो अडानी जी कह देंगे नहीं साहब, मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, हम चाहते हैं देश के हित के लिए यही प्रधानमंत्री बने, ये लीजिए 1000 करोड़ चंदा दे दिया। अब चंदा 1000 करोड़ दे देंगे चंदा, फिर उसका जब प्रधानमंत्री बनेंगे कहेंगे मोदी जी हमको यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही, कुछ हो सकता है क्या? अब नैतिक दबाव है मोदी जी के ऊपर। तो ऐसे तमाम सारी चीजें होती हैं। ये जो चीजें हैं ये हमेशा प्रभावित करती हैं चीजों को, कि जिसने आपकी कभी सहायता की है वो आपसे अपेक्षा रखेगा। और इस तरीके से अब मोदी जी को अडानी के लिए नियम बनाना पड़ेगा, जबकि वो नेता सभी लोगों के लिए हैं। ऐसी चीजों से बड़ी व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं जो लोकतंत्र को चुनौती देती हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखाई देती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया। हमारे देशों में भी देखिए, यहाँ कई बार कई मुद्दों पर जो पार्टियों की नीतियां हैं, जब भी वो सत्ता में आते हैं, चाहे ये पार्टी ये या वो पार्टी, भले ही कह रहे सस्ता कर देंगे, सामान सस्ता करेंगे, लेकिन सत्ता में जाते हुए महंगा करने लगते हैं। या कई बार वैचारिक मतभेद जिन बातों को लेके बड़ा
डिफरेंसेस था दोनों के बीच में, कई बार गठबंधन बना के उन डिफरेंसेस से समझौता कर लेते हैं। तो इससे भी जनता के पास विकल्प नहीं है। अब कहने के लिए दो पार्टियां हैं, लेकिन दोनों का अपनी कार्यप्रणाली एक जैसी है, विचारधारा लगभग एक जैसी है, तो ये भी तो एक तरीके की विकल्पहीनता हुई। कहने के लिए दो विकल्प हैं, 3 विकल्प हैं, 10 विकल्प हैं, लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत कम है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, 10 सब्जियां 10 जगहों पे बिक रही हैं, लेकिन सारी सब्जियां सड़ी हुई हैं। तो ऐसे में भले ही 10 ऑप्शन है, लेकिन उन ऑप्शंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी में सिमिलैरिटीज बहुत है। तो इन सिमिलैरिटीज की वजह से भी विकल्पहीनता की समस्या बढ़ जाती है, जिसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर मतलब बहुत कम रह गया। मतलब ये कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी की बात बता रहा है। अपने देश में भी सबसे बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं, उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध ही नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वो थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। अब आप देखिए, चुनाव हुआ, इस पार्टी के लोग उस पार्टी में, उस पार्टी के लोग, चूंकि जिन नेता से हमको चिढ़ थी, अब वही इस पार्टी में आ गया। यानी घूम फिर के आपके पास वही नेता है, कभी इस पार्टी में है, कभी उस पार्टी में है। यानी जिसकी सत्ता में बने रहने की पोजीशन है, उसी की तरफ वो हो लेते हैं। तो ऐसे में परिवर्तन कहाँ हुआ? खाली नाम ही तो परिवर्तन हुआ कि पहले बीजेपी के माध्यम से शासन में थे, अब वो कांग्रेस के माध्यम से शासन में, या कांग्रेस में थे अब वो बीजेपी के माध्यम से शासन में। अरे हमको उन्हीं सारी चीजों से का तो बदलाव चाहिए था, वो भी करने का मौका नहीं मिला। ये एक बड़ी मतलब दिक्कत वाली चीज है जो देश को भुगतना पड़ता है। अब क्या समझा क्या जाना? क्या आपने इस हिस्से में पृष्ठ 83 से 85 तक दिए गए कार्टूनों में दर्शाई गई चुनौतियों, इसको जरूर, ये जो कार्टून वाले होते हैं ना, जरूर इसको आप एक बार, हम यहाँ डिटेल में चूंकि डिस्कस करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। मेरा मन तो बहुत करता है कि इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर इन सारे कार्टूनों से गो थ्रू हो। ये बड़े यूनिक कार्टून है, दुनिया भर में छपे हुए अलग अलग अखबारों में, मैगजीन से इस SCERT ने इकट्ठा किए हैं। और ये विषय को समझने का बड़ा अच्छा तरीका है। जिस तरीके से सटायर, व्यंग के माध्यम से, इन कार्टून्स के माध्यम से ये कलाकार अपनी बातों को कह जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल बातें आप बड़े आसान तरीके से समझ लेते हैं और बहुत सटीक एक्सप्लेनेशन होता है। जरूर आपको गो थ्रू होना चाहिए। अब आइए, दलों को सुधारा कैसे जाता है। ये तो बात हो गई समस्याओं की। अब बात करते हैं सोल्यूशन क्या है, क्या करें कि इसमें सुधार आए। तो क्या कहती है पुस्तक? ये कह रहा है कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं? अगर वे तैयार नहीं हैं तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है? दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं, पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। ठीक है, अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते तो कोई भी उनको सुधरने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? आइए, अपने देश में राजनीतिक दलों और इनके नेताओं को सुधरने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं, उन पर गौर करें। ठीक है, दल बदल, यहां एक शब्द है, आप इसको पढ़ेंगे भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त। ठीक है, दल बदल अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में जाना, यह दल बदल है। मतलब आज बीजेपी में, कल कांग्रेस में चले गए, इसी को दल बदल कहते हैं। ठीक है, इस पे बाकायदा कानून बने, हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। फिर आइए, क्या सुझाव क्या है या क्या तरीके हैं इन जो समस्याएं थी इनको सुलझाने के। सबसे पहली चीज कि विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट गंवानी होगी। कहने का मतलब कि आप क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़के सपोज जीत गए और लग रहा है सरकार बीजेपी की बनेगी। जीत तो आप गए, लेकिन मंत्री पद चाहिए, पता चला आपने मंत्री पद के लालच में फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो आपको जिन लोगों ने वोट किया था वो लोग थे जो कांग्रेस की विचारधारा से समर्थित, मतलब उनपे विश्वास था। अब आप जाके जीतने के बाद जाके आप दल बदल कर लीजिए, तो उन वोटर्स के साथ तो धोखा हो गया।
ये तो लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपने पद पैसे की चाहत में जाके ऐसा कर लिया, अब ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दल बदल कानून के अनुसार अब क्या हो गया है कि जैसे ही आपने दल बदल किया, आपकी वो सदस्यता ही समाप्त हो जाएगी। आपने जो भी विधायकी या जो आपने सांसदी जीती है, अब आप वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एनी पार्लियामेंटेरियन, मतलब एमपी और एमएलएज एनीमोर। तो आप नहीं रह सकते। जैसे ही आपने दूसरा दल बदला, आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, जिस भी हाउस में आप सदस्य हैं। इस नए कानून से दल बदल में काफी कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना भी और भी मुश्किल हो गया। पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला करता है, सांसद और विधायक को उससे मानना ही होता है। लिखा इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर जो अब इससे दल बदल का गुंजाइश ही नहीं रह गया, तो जिस दल में है उसमें उसको मानना ही पड़ेगा। जो शीर्ष नेतृत्व तो नहीं माना, दल बदलेगा तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो एक इसका ड्रॉबैक भी है। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के, जो एफिडेविट बोलते हैं आप, शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया। यानी जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है उसको बताना पड़ेगा उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या नहीं, ये जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखिए, कई बार लोग अपनी पत्नी के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर संपत्ति ले लेते हैं, अलग अलग तमाम सारी बेनामी संपत्तियां होती हैं, अपने नाम पे कुछ नहीं है। तो कहने के लिए देखिए भाई साहब, मेरे अकाउंट में तो केवल 50,000 रुपए, ठीक है, वो 50 करोड़ वाला अकाउंट दिखाते ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं, तो ये एक चैलेंज है। तो ये तो कर दिया कि संपत्ति घोषित करो, लेकिन वो संपत्ति की जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पे सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अभी तक हम ये बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। यानी हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि हम ये कह पाए कि ये आदेश जारी होने के बाद अब आपराधिक तत्वों का प्रभाव नहीं है इस व्यवस्था पर। शपथ पत्र, वही एफिडेविट, ये क्या होता है? किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज। इसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उसके सही होने के बारे में शपथ उठाता है। इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। आप साइन करके देते हैं, आप जो कह रहे हैं वो आप उसकी शपथ लेते हैं कि वो सही कह रहे हैं। अच्छा, चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए होता है। ये बात अभी तक नहीं कही जा सकती कि इसके राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। मतलब कि सभी दल जो भी चुनाव कराते हैं, क्या खर्चा कर रहे हैं, उस पर आयकर की क्या पोजीशनिंग है, ये सब मेंशन करना जरूरी है। लेकिन ये भी अभी डाउटफुल है कि सारा ही ऐसा इस पे काम जो हो रहा है वो वाकई सही है या नहीं है। फिर कह रहा, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र पदाधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। ठीक है, ये एक सुझाव है कि साहब जो भी मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, तो उसमें व्यवहारिक ये नहीं कि साहब ये सोनिया गांधी हटे तो उसके बाद राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बनेंगे। कोई कार्यकर्ता जो काबिल हो, जिसको लगता है पार्टी के बाकी लोग भी उसको पसंद करते हैं, उसके पास भी अध्यक्ष बनने के मौके, खासकर जो शीर्ष पद है वो लोकतांत्रिक तरीके से हो तो ज्यादा बेहतर है। फिर है कि राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में एटलीस्ट 1/3 जरूर टिकट दे। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए, यह भी एक सुझाव है। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है। ये भी बड़ा अच्छा सुझाव है कि आप अपने पैसे से मत चुनाव लड़िए, आपको सरकार अलॉट करेगा, साहब इससे ज्यादा पैसे आप खर्च नहीं कर सकते। इसमें जो बेतहाशा खर्च होता है उस पर नियंत्रण लगेगा।
राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनके इसमें कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को जरूरत से ज्यादा नियमों में से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिससे वो पसंद नहीं करते। दो और तरीके हैं, मतलब एक तो ये जो सारी चीजें कानून बनाना है, एक तो ये बनाना ही मुश्किल है क्योंकि बनाने वाले यही लोग हैं। दूसरी चीज कि ये भी एक ठीक बात है कि ऐसी व्यवस्था में कानून के दायरे में बांधना हमेशा कारगर नहीं होता, क्योंकि फिर सारा कोशिश उस कानून से बचने का प्रयास करने की के रास्ते ढूंढने में लग जाएगा और तमाम सारे महत्वपूर्ण मुद्दे रह जाते हैं। फिर ये कहता है कि मतलब कुछ और तरीके हैं जिसे सुधारा जा सकता है। क्या? पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये रिक्वायर्ड भी है। राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने, ये काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आंदोलनों के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से काम किया जा सकता है। यानी कोई भी पॉलिसी, कोई भी चीज आती है, ठीक है, आप उसमें लिखिए प्रधानमंत्री जी मन की बात लिख रहे हैं, सारा देश एक साथ ट्वीट करे कि नहीं साहब हमको आपकी मन की बात पसंद नहीं आई, ठीक है, इसमें ये सुधार की आवश्यकता है। अभी देखिए एकदम से फर्क पड़ेगा। तो हर बार कानून की आवश्यकता नहीं, आप अपना किस तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं, ये बड़ी जरूरी चीज है। ये तभी होगा जब आप नागरिक के हैसियत से सोचना शुरू करें। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी तो इसे लेकर वो गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वाले खुद ही राजनीति दलों में शामिल होना। मतलब एक तो तरीका है जनता अपनी जागरूकता से दबाव बनाए उन राजनीतिक पार्टियों पे, और दूसरा है कि जो लोग सुधार चाहते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करें इस पूरी व्यवस्था में, इस सिस्टम में, ताकि लोगों का जो सुधारों की वो मांग कर रहे हैं वो सुधार कर पाने में वो खुद सक्षम हो। तो कुल मिलाके जो दलीय व्यवस्था है हमारे देश में वो यही है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये सारी चीजें आपको बहुत अलग अलग स्वरूपों में काम आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही अभी तक हमको इस टॉपिक में डिस्कस करनी थी। अब देखिए इस अध्याय में केवल इस 10वीं क्लास में केवल 2 अध्याय बचे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। फिर हमें 11वीं की बात शुरू। 11वीं का जो पार्ट 1 है वो हमारे लिए, हमारे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जो 11वीं का पार्ट 2 है उसमें से सभी टॉपिक पॉलिटी के सेगमेंट के लिए जरूरी नहीं, कई सारे पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें 2 टॉपिक है शायद से, जैसे सिटीजनशिप है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ पंथ निरपेक्षता है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी ज़्यादातर टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के हैं तो हम उनको यहाँ पर बहुत रेगुलर स्टडी में शामिल नहीं करेंगे। चलिए तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। अगली क्लास में फिर नए अध्याय को लेकर, अगले अध्याय को लेकर आपके बीच होंगे। यहाँ तक की चीज़ें देख लीजिए, कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ज़रूर इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचे ये चीज़ें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर। थैंक यू वेरी मच।